CSS वेब की दुनिया में शायद सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेटेड और सबसे ज्यादा ताकतवर चीज। बिल्कुल। हमारे पास वेब स्टाइलिंग पर एक लेख है, हाँ। लेकिन आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि CSS क्या है। नहीं। हम मानकर चल रहे हैं कि सुनने वालों को बेसिक्स तो पता है। हाँ, वो तो है। आज हम इस पर बात करेंगे कि एक अच्छी CSS लिखते कैसे हैं। मतलब ऐसी CSS जो मेंटेन हो सके, स्केल कर सके और टूट ना जाए। बिल्कुल सही कहा। सीएसएस सीखना आसान है, पर उसमें महारत हासिल करना मुश्किल। असली चुनौती सिंटैक्स में नहीं है, वो तो कोई भी सीख लेता है। असली चुनौती है स्ट्रैटेजी में। स्ट्रैटेजी, हाँ। कैसे हम ऐसे कंपोनेंट्स बनाएं जो मजबूत हों, किसी भी डिवाइस पर अच्छे दिखें और 6 महीने बाद भी हमें समझ में आए कि हमने क्या लिखा था। ये चर्चा आर्किटेक्चर और फिलॉसफी के बारे में ज्यादा है। तो चलिए इसी आर्किटेक्चर की पहली ईंट से शुरू करते हैं। सिलेक्टर्स। सिलेक्टर्स, हाँ। स्रोत में क्लास, आईडी और टाइप सिलेक्टर्स की बात तो है, लेकिन असली मुद्दा तो स्पेसिफिसिटी वॉर का है। ओहो, हाँ। मुझे लगता है हर डेवलपर इस जंग से गुजरा है। बिल्कुल। जहां हम एक स्टाइल को ओवरराइड करने के लिए और ज्यादा स्पेसिफिक सेलेक्टर लिखते जाते हैं। और अंत में जब कुछ काम नहीं करता तो डॉट इम्पोर्टेंट का सहारा लेना पड़ता है। हाँ, वो आखिरी हथियार। और स्रोत इसी समस्या से बचने के लिए डिस्क्रिप्टिव क्लास नामों पर जोर देता है। सही। और यहीं से तो सीएसएस मेथोडोलॉजी का जन्म हुआ। बेम यानी ब्लॉक एलिमेंट मॉडिफायर इसी समस्या का एक समाधान है। बेम, हाँ। विचार यह है कि आप अपने क्लास नामों को इतना स्ट्रक्चर्ड और प्रिडिक्टेबल बना दें कि स्पेसिफिसिटी के टकराव की गुंजाइश ही ना रहे। जैसे डॉट कार्ड टाइटल हाइलाइटेड। बिल्कुल। ये देखने में लंबा और शायद थोड़ा अजीब लगे, पर ये आपको तुरंत बताता है कि ये कार्ड ब्लॉक के अंदर टाइटल एलिमेंट का एक हाइलाइटेड वेरिएशन है। कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन आज के दौर में एक बिल्कुल उल्टा ट्रेंड भी तो है। आप यूटिलिटी फर्स्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, यूटिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क्स जैसे टेलविंड CSS का। जहां बीम हमें सिमेंटिक मतलब अर्थपूर्ण क्लास नाम लिखने को कहता है, वहीं टेलविंड कहता है कि छोटे सिंगल पर्पस क्लास नाम इस्तेमाल करो। .pt4, .flex, .text center। हाँ, ये तो दो बिल्कुल अलग दर्शन है। और ये सीएसएस की दुनिया का सबसे दिलचस्प विवाद है ना। बीम कहता है कि आपका HTML साफ सुथरा रहे और सारी स्टाइलिंग CSS फाइल में हो। और टेलविंड टेलविंड का तर्क है कि आप HTML को छोड़े बिना वहीं पर तेजी से स्टाइलिंग कर सकते हैं और आपको सैकड़ों कस्टम क्लास नाम सोचने की जरूरत नहीं है। तो लक्ष्य एक ही है। हाँ, लक्ष्य एक ही है, स्पेसिफिसिटी के युद्ध से बचना और कोड को मेंटेनेबल बनाना। बीम ये काम CSS में अनुशासन लाकर करता है और टेलविंड HTML में। तो चुनाव डेवलपर की प्राथमिकता और प्रोजेक्ट की जरूरतों पर निर्भर करता है। बिल्कुल। तो सेलेक्टर सिर्फ एलिमेंट चुनने का तरीका नहीं, बल्कि आपकी कोडिंग फिलॉसफी का आईना है। सही कहा। चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो CSS का सबसे बड़ा सिरदर्द भी है और सबसे बड़ी ताकत भी, लेआउट। लेआउट। स्रोत में मार्जिन और पैडिंग की बात की गई है, जो बॉक्स मॉडल का हिस्सा है। लेकिन आधुनिक वेब लेआउट की असली कहानी तो फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के आने के बाद शुरू हुई। सही। फ्लोट्स और पोजिशनिंग के दिनों को याद करें तो आज हम वाकई स्वर्ग में हैं। फ्लेक्सबॉक्स और ग्रिड ने लेआउट बनाने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। बिल्कुल। लेकिन अक्सर डेवलपर्स के मन में ये सवाल होता है कि कब फ्लेक्सबॉक्स इस्तेमाल करें और कब ग्रिड। हाँ, ये क्लासिक सवाल है। आम धारणा यह है कि फ्लेक्स बॉक्स एक आयामी लेआउट के लिए है। वन डायमेंशनल, हाँ। मतलब या तो एक पंक्ति में या एक कॉलम में चीजों को अलाइन करने के लिए। बिल्कुल। और ग्रिड द्विआयामी लेआउट के लिए है, यानी पंक्ति और कॉलम दोनों को एक साथ संभालने के लिए। क्या ये सरलीकरण सही है? ये एक बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु है। एक नेविगेशन बार जहां आपको आइटम्स को एक लाइन में स्पेस देना है, वो फ्लेक्स बॉक्स का परफेक्ट यूज केस है। ठीक है। लेकिन जब आप एक पूरे पेज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसमें हेडर है, साइड बार, मेन कंटेंट और फुटर है, तो ग्रिड शानदार काम करता है। अच्छा। ग्रिड आपको एक अदृश्य ग्रिड बनाने और फिर आइटम्स को उस ग्रिड पर कहीं भी रखने की आजादी देता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है, क्या हम इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और सबसे अच्छे लेआउट्स अक्सर ऐसे ही बनते हैं। अच्छा, कैसे? आप पेज के बड़े स्ट्रक्चर के लिए ग्रिड का इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर ग्रिड के अंदर मौजूद एक कंपोनेंट, मान लीजिए एक प्रोडक्ट कार्ड, उसके आइटम्स को अलाइन करने के लिए फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो वे दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी हैं? बिल्कुल। फ्लेक्स बॉक्स कंपोनेंट के अंदर के कंटेंट के अलाइनमेंट के लिए बेहतरीन है, जबकि ग्रिड उस कंपोनेंट को पेज पर कहाँ रखना है इसके लिए। ये लेआउट की बात हुई।
अब बात करते हैं साइजिंग की। स्रोत में पिक्सल, परसेंट, ईएम और रैम का जिक्र है। हाँ, यूनिट्स। पिक्सल तो फिक्स्ड है, लेकिन रिस्पॉन्सिव डिजाइन के दौर में ईएम और रैम की भूमिका बहुत बढ़ गई है। स्रोत बताता है कि रैम रूट एलिमेंट के सापेक्ष है, जो इसे ज्यादा प्रिडिक्टेबल बनाता है। यहाँ एक गहरा करेक्शन है जो अक्सर छूट जाता है। रैम का इस्तेमाल सिर्फ सुविधा के लिए नहीं है, ये एक्सेसिबिलिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सेसिबिलिटी के लिए? वो कैसे? जब आप अपनी पूरी साइट रैम यूनिट्स में बनाते हैं, तो अगर कोई उपयोगकर्ता अपने ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ाता है, शायद उनकी नज़र कमज़ोर है, तो आपकी पूरी वेबसाइट उसी अनुपात में स्केल हो जाएगी। ओह, अच्छा। टेक्स्ट, पैडिंग, मार्जिन, सब कुछ? सब कुछ। अगर आपने सब कुछ px में बनाया होता, तो सिर्फ टेक्स्ट बड़ा होता और आपका पूरा लेआउट टूट जाता। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है। इसका मतलब रैम का इस्तेमाल सिर्फ एक टेक्निकल फैसला नहीं, बल्कि एक यूजर सेंट्रिक फैसला है। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में एक और आधुनिक चीज है जिसने CSS लिखने का तरीका बदला है, कस्टम प्रॉपर्टीज। या जिन्हें हम CSS वेरिएबल्स कहते हैं। हाँ, CSS वेरिएबल्स। CSS वेरिएबल्स एक गेम चेंजर है। पहले अगर आपको अपनी साइट की थीम का मुख्य रंग बदलना होता था, तो आपको CSS फाइल में हर जगह उस रंग कोड को फाइंड एंड रिप्लेस करना पड़ता था। हाँ, जो बहुत मुश्किल था। अब आप एक वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे .root प्राइमरी कलर #FF5733 और फिर जहां भी जरूरत हो आप कलर var प्राइमरी कलर का उपयोग कर सकती हैं। और रंग बदलना हो तो बस एक जगह बदली और पूरी साइट अपडेट। एग्जैक्टली। इसका इस्तेमाल तो फिर सिर्फ रंगों से कहीं आगे होगा। स्पेसिंग, फॉन्ट साइज। आप एक पूरा डिजाइन सिस्टम इन वेरिएबल्स पर बना सकते हैं। वाह। निश्चित रूप से। और ये डार्क मोड जैसी चीजों को लागू करना बहुत आसान बना देता है। अच्छा। आप बस .root पर वेरिएबल्स का एक सेट डिफाइन करती हैं और फिर body.dark मोड के लिए उन्हीं वेरिएबल्स को ओवरराइड कर देती हैं। जावास्क्रिप्ट की बस एक लाइन से बॉडी पर क्लास टॉगल करें और पूरी थीम बदल जाती है। ये तो CSS को लगभग एक प्रोग्रामिंग भाषा जैसी शक्ति दे रहा है। एक तरह से हाँ। तो हमने आर्किटेक्चर, लेआउट और स्केलिंग पर बात की। स्रोत में एक नेविगेशन बार और एक कार्ड लेआउट का उदाहरण है। चलिए इन सब कॉन्सेप्ट्स को मिलाकर एक ज्यादा आधुनिक उदाहरण की कल्पना करते हैं। ठीक है। मान लीजिए हमें एक रिस्पॉन्सिव प्रोडक्ट ग्रिड बनानी है। ठीक है, ये एक बढ़िया केस स्टडी है। सबसे पहले हम ग्रिड कंटेनर के लिए CSS ग्रिड का इस्तेमाल करेंगे। हम ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स .repeat ऑटोफिट min max 300px 1fr जैसी प्रॉपर्टी का उपयोग कर सकते हैं। ये जादू की तरह है। ये क्या करता है? यह ब्राउजर को कहता है जितने भी 300px के कॉलम फिट हो सकते हैं उतने बनाओ और जो भी जगह बच जाए उसे उनके बीच बराबर बांट दो। मतलब ग्रिड अपने आप रिस्पॉन्सिव हो जाती है? अपने आप, बिना किसी मीडिया क्वेरी के। कमाल है। और हर कार्ड के अंदर, मान लीजिए कार्ड में एक इमेज, एक टाइटल, एक पैराग्राफ और एक बाय नाउ बटन है। कार्ड के अंदर के लेआउट के लिए मैं फ्लेक्स बॉक्स का इस्तेमाल करूंगी। अच्छा। मैं display.flex और फ्लेक्स डायरेक्शन .column सेट करूंगी ताकि सभी आइटम एक के नीचे एक आएं। ठीक है। फिर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन का उपयोग करके मैं टाइटल और पैराग्राफ को ऊपर और बटन को बिल्कुल नीचे धकेल सकती हूँ, चाहे कंटेंट कितना भी लंबा क्यों ना हो। इससे सारे कार्ड एक समान दिखेंगे? बिल्कुल एक कंसिस्टेंट लुक आएगा। और साइजिंग के लिए? हर चीज रैम में होगी। कार्ड की पैडिंग, फॉन्ट का आकार, मार्जिन, इससे पूरी ग्रिड उपयोगकर्ता की ब्राउजर सेटिंग्स के साथ स्केल करेगी। और थीमिंग के लिए? CSS वेरिएबल्स। बिल्कुल, हम कार्ड बैकग्राउंड और बटन कलर जैसे वेरिएबल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, इस एक कंपोनेंट में हमने ग्रिड, फ्लेक्स बॉक्स, रिस्पॉन्सिव यूनिट्स और कस्टम प्रॉपर्टीज सभी आधुनिक बेस्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल कर लिया है। स्रोत .important के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी देता है। हाँ, और वो सही है। आपके बताए गए सिस्टम में जहाँ हर चीज इतनी सोची समझी है, क्या .important के लिए कोई जगह है? 99.9% मामलों में नहीं। अगर आपको .important की जरूरत पड़ रही है, तो ये एक संकेत है कि आपकी CSS की स्पेसिफिसिटी या आर्किटेक्चर में कोई गहरी समस्या है। तो ये एक शॉर्टकट है जो बाद में महंगा पड़ता है। बहुत महंगा। ये एक शॉर्टकट है जो बाद में बहुत बड़ा सिरदर्द बनता है। इसका एकमात्र वैध उपयोग शायद तब होता है जब आप किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की स्टाइल को ओवरराइड कर रहे हो जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन अपने लिखे कोड में ये एक खतरे की घंटी है। तो आज हमने CSS की सतह के नीचे की परतों को देखा है। ये सिर्फ रंगों और फॉन्ट्स के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम बनाने, समस्याओं को सुलझाने
और एक मेंटेनेबल भविष्य के लिए योजना बनाने के बारे में है। बिल्कुल। अच्छे CSS का मतलब है इरादे से कोड लिखना, ये जानना कि आप एक क्लास क्यों बना रही हैं, आप फ्लेक्सबॉक्स के बजाय ग्रिड क्यों चुन रही हैं। और आपकी यूनिट्स का चुनाव उपयोगकर्ता के अनुभव को कैसे प्रभावित करेगा। एग्जैक्टली। ये निर्णय ही एक औसत डेवलपर को एक महान फ्रंट एंड डेवलपर से अलग करते हैं। स्रोत का समापन, प्रदर्शन और प्री प्रोसेसर जैसे सास पर एक संक्षिप्त नोट के साथ होता है, जो हमें भविष्य की ओर ले जाता है। और यहीं पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। सोचिए, पिछले कुछ सालों में CSS में ऐसी क्षमताएं आई हैं जिनके लिए हमें पहले जावास्क्रिप्ट पर निर्भर रहना पड़ता था। जैसे स्क्रॉल लिंक्ड एनिमेशंस। हाँ, और कंटेनर क्वेरीज और .has सिलेक्टर, जिसे पेरेंट सिलेक्टर भी कहा जा रहा है। ये चीजें हमें सीधे CSS में लॉजिक लिखने की अनुमति दे रही हैं। तो सोचने वाली बात यह है। हाँ, सोचने वाली बात यह है, क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां फ्रंट एंड डेवलपमेंट का एक बड़ा हिस्सा जावास्क्रिप्ट से हटकर वापस CSS में आ जाएगा? और अगर ऐसा है, तो एक डेवलपर के रूप में हमारी सोच और हमारे टूल सेट को इसके लिए कैसे बदलना होगा? क्या CSS वेब की अगली प्रोग्रामिंग भाषा बनने की राह पर है?